तो आज आपकी क्लास है बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट। इसमें हम पढ़ रहे हैं पैलेंटोलॉजी। यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है आपका पैलेंटोलॉजी का, उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मोड ऑफ प्रिजर्वेशंस के बारे में। तो मोड ऑफ प्रिजर्वेशंस में हमने आपको बता दिया था कि सॉफ्ट पार्ट एज फॉसिल्स के लिए, हार्ड पार्ट ऑफ फॉसिल्स के लिए। हार्ड पार्ट ऑफ फॉसिल्स के लिए हमने आपको अनअल्टर्ड हार्ड पार्ट के बारे में बता दिया था और अल्टर्ड हार्ड पार्ट के बारे में बता दिया था। इसके अंदर परमिनिफिकेशन, रिप्लेसमेंट, फॉसिल्स, कार्बोनाइजेशंस, ये सब मीनिंग्स आते हैं। इनडायरेक्ट फॉसिल्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी। इनडायरेक्ट फॉसिल में हमने आपको इम्प्रिंट्स के बारे में बता दिया था। मोल्ड्स ऑफ फॉसिल्स मतलब एक्सटर्नल मोल्ड्स के बारे में बता दिया था और इंटरनल मोल्ड्स के बारे में बता दिया था। इतनी चीज़ें हम आपको बता चुके थे। स्पेशली आपको ये टेबल भी बताई गई थी जिसमें अनअल्टर्ड हार्ड पार्ट्स की बात हो रही थी, यानी उनका जो स्केलेटन है वो किस तरह का होगा, वो मीनिंग इस टेबल्स में बताए गए थे। तो जैसे एल्गी है, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? कार्बोनेट से और सेलुलोज से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एल्गी किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो वो कार्बोनेट और सेलुलोज से मिलके बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन नीचे के पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है। ठीक। एनिलिडा किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? कार्बोनेट से मिलके बना हुआ है, फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, इन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। मतलब इनका जो हार्ड पार्ट स्केलेटन है वो आपको कार्बोनेट और फॉस्फेट का मिलेगा। तो ये टेबल में जो क्रॉस लगे हैं वो उपस्थिति को दर्शाते हैं कि इनका जो स्केलेटन है, ऑर्गेनिक स्केलेटन है, वो किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि आपका ये जो हार्ड पार्ट है, ठीक, इसके बारे में पता रहे। ठीक, इस हार्ड पार्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि ये अनअल्टर्ड है, तो ये हार्ड पार्ट आपके किस तरह के मटेरियल्स का है। जैसे यहाँ देख लें प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ का जो मटेरियल्स है उनके स्केलेटन का, वो कार्बोनेट होगा और सिलिका का होगा। अगर एग्जाम्पल में आपको ये फॉस्फेट और इसमें ये साइटेड देता है या सेल्यूलोज देता है, तो आप उसको रॉन्ग राइट करके क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। हम इस तरह की बातें कल कर रहे थे। आगे देखिए आप, ये सब बातें हमने कर ली थी। ओके, यहां से देखते हैं अब। मोर इम्पोर्टेंट आर दोज, इसके पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। उमेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ सर, लेकिन बार बार नेटवर्क कट रहा है, बारिश हो रही है सर। ये तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, देखो यहाँ, मोर इम्पोर्टेंट आर दोज इनडायरेक्ट फॉसिल which not only give evidence of existence of some organism but also indicate there some sort of life activities। तो बहुत सारे फॉसिल्स जो आपको देखने को मिलेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके उपस्थित होने की एविडेंस मिले। इसके अलावा आपको उनकी लाइफ में उनके द्वारा जो एक्टिविटी की गई है, सॉर्ट ऑफ लाइट एक्टिविटी, तो लाइफ एक्टिविटी के भी फॉसिल आपको मिलते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे, जैसे मीनिंग पढ़ा हमने हार्ड स्केलेटन के बारे में, सॉफ्ट स्केलेटन के बारे में, वो ठीक है, पर आपको ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं जीवों की जो उन
ऑर्गेनिज्म द्वारा लाइफ एक्टिविटी के छोटे छोटे पार्ट रहे होंगे, उनके भी आपको फॉसिल्स मिल सकते हैं। ऐसे फॉसिल्स को हम ट्रेस फॉसिल बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेस फॉसिल, ये जो मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड ट्रेस फॉसिल्स। उन्हीं को आप बोलते हैं इक्नो फॉसिल्स, भी उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आप लिविंग स्पोरेंस फॉसिल। तो आप अपनी कॉपी में ये कॉपी कर लीजिए यहाँ से डेफिनेशंस। ठीक, आप डेफिनेशन लिख रहे हैं ट्रेस फॉसिल्स की, और यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेशन यहाँ लिख सकता है, आपके लिए मीनिंग शो करके दे सकता है वो इक्नो फॉसिल क्या है, ऊपर का डेटा राइट कर देगा, लेवलेंस स्पोरेंट क्या है और ऊपर का डेटा राइट कर देगा। ये ट्रेस देगा ही नहीं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये उसी के नाम है। ट्रेस फॉसिल आर ऑफ अ वेरियस टाइप, ये जो ट्रेस फॉसिल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप हैं। सम ऑफ देम प्रेजेंट सम sort of movement, locomotions, animal upper surface of fine grain sediments और बेड्स। तो ये जो बहुत सारे ट्रेस फॉसिल्स होते हैं उनमें से कुछ का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने हम आज बता रहे हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ बात की जा रही है कि जो सेडिमेंट्री बेड होता है, ये इस तरह की जो बेडिंग है आपकी सरफेस की, इस बेडिंग के ऊपर जब ऑर्गेनिज्म पूरी लाइफ अपनी बिताता है तो उसके चलने के और उसके मूवमेंट करने के यहाँ पे आपको प्रिंट्स दिखाई देते हैं। हम बात कर लेते हैं उस बारे में, मतलब इस बेड के अपर सरफेस के ऊपर ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। सम ऑफ देम, ये लिखा हुआ है यहाँ देख लीजिए आप, सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, उनके लोकोमोशंस ऑफ एनिमल ऑफ द अपर सरफेस ऑफ अ फाइन ग्रेन सेडिमेंट ऑफ बेड। और ये जो आपको ट्रेस फॉसिल्स मिलेंगे ये किस तरह के बेड पर मिलेंगे, बेड कैसा होना चाहिए, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स का बेड होना चाहिए। फाइन ग्रेन सेडिमेंट का है ना, फाइन ग्रेन सेडिमेंट का बेड होना चाहिए। वो जो बेड बना है उसमें जो ग्रेन साइज है वो फाइन होना चाहिए, तभी आपको ये, जैसे बात कर लें हम इंसेक्ट्स वगैरह की, अगर आपका बेड बड़े बड़े बोल्डर से मिलके बना है तो इंसेक्ट को उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये ट्रेस फॉसिल्स इम्प्रिंट्स हमें तभी मिलेंगे जब आपका बेड है जिसके ऊपर ये अपनी लोकोमोशन मूवमेंट कर रहे हैं ये जीव, तो वो होना चाहिए फाइन ग्रेन का, ताकि इनके इम्प्रिंट्स उस पर दिख सकें। आगे बात कर लेते हैं बेड कैसा होना चाहिए, फाइन ग्रेन बेड होना चाहिए, है ना। These include tracks of insects, इसमें अब देखो क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, जो इंसेक्ट्स हैं उनके ट्रैक्स, चलने के रास्ते इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा क्या है, जो वॉर्म है आपके उनके ट्रेल्स वगैरह हैं। फुटप्रिंट मिलेंगे आपको वर्टिब्रेट्स के, कौन से वर्टिब्रेट के फुटप्रिंट्स मिलेंगे, जो बड़े वाले वर्टिब्रेट होंगे, बड़े वाले मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा मीनिंग लिख दिया, डायनासोर्स वगैरह, इनके फुटप्रिंट आपको मिलेंगे। इन अदर कॉमन ट्रेस फॉसिल्स आर, इसके अलावा भी कुछ और भी ट्रेस फॉसिल्स हैं, आर बरो ऑफ वार्म एंड ऑर्थोपॉड्स। तो ये देखिए आपको यहाँ बॉम्ब्स दिखाए गए हैं, इनकी बरो भी आपके इसी में आती है। बरोइंग है, टनल्स वगैरह ये बना लेते हैं, यही साफ्ट बना लेते हैं। तो ये सॉफ्ट ग्रेन सेडिमेंट होना चाहिए तभी ये सब चीज़ें बनेंगी, यानी बरोइंग है, टनल्स हैं, साफ्ट है, ये सब किनके द्वारा बन जाते हैं, इनवर्टिब्रेट के द्वारा। एक मीनिंग हमने वर्टिब्रेट के बारे में बात कर ली है कि हमें फुटप्रिंट दिखेंगे। वर्टिब्रेट कौन सा ले लिया हमने, डायनासोर, जिसके बड़े पैर होंगे। इनवर्टिब्रेट के लिए साफ्ट बना लेना, टनल्स बना लेना, आपने देखे हैं जमीन के जो सॉफ्ट बेड उनमें केचुए वगैरह किस तरह से रास्ते बना लेते हैं। रेस्टिंग इम्प्रेशन, जहाँ वो जमीन के अंदर जाके रुकते हैं, आराम करते हैं, तो उनकी वो रुकने की जो जगह थी वो रेस्टिंग इम्प्रेशन भी हमको फॉसिल्स के फॉर्म में दिख जाते हैं। फीडिंग ट्रेसेस भी दिख जाते हैं, है ना, खाने वाले। और ब्रीडिंग मटेरियल्स भी आपको दिख जाएगा, अंडे। कॉप्रोलाइट्स मटेरियल भी हमें दिख जाएगा, वर्टिब्रेट्स का, डायनासोर्स वगैरह का जो मीट निकलता है तो वो भी अपने को एक फॉसिल्स के फॉर्म में मिल जाएगा। गैस्ट्रोलिथ है, फेसियल पैलेट्स हैं, एक्स्ट्रा इनवर्टिब्रेट हैं, एक्सक्रेटा। तो यहाँ जो बात हो रही है ट्रेस फॉसिल्स की, ठीक, तो आपके लिए पेपर इतना सरल नहीं बनेगा, वो इसके दूसरे मीनिंग लिखेगा कि लेवेंसेस फोरेंस क्या है या इक्नोफॉसिल्स क्या होते हैं। तो ये वही हैं जो जीवों की लाइफ की एक्टिविटी जो है उनके कुछ शॉर्ट पार्ट के ट्रेस हमें मिलते हैं, वो आपके ट्रेस फॉसिल्स में आते हैं। ये हो क्या सकता है,
इंसेक्ट्स वगैरह के ट्रैक हैं, वॉर्म के टेल्स हैं, प्रिंट्स प्रिंट है, फुटप्रिंट हैं डायनासोर्स वगैरह के, इनवर्टिब्रेट द्वारा बनाई गई टनल्स हैं, शाफ्ट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, या जीवों द्वारा खाना खाने का तरीका, जहाँ वो रेस्टिंग जहाँ रहते थे वो जगह उनकी, और उनके ब्रीडिंग मटेरियल्स, अंडे वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली आप पता कर पाते हैं फॉसिल्स के बारे में। ये एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है। ट्रेस फॉसिल्स आर यूजली क्लासिफाइड ऑन बिहेवियर पैटर्न ऑन ऑर्गेनम सच एज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो आपका जो जेम वाला पेपर है, ओमेंद्र आप हो क्लास में? ओके, तो आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले कि बिहेवियर पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेस फॉसिल को किस तरह क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला नाम, ठीक, पहला नाम दिया गया है यहाँ पे रेपिचिनिया। तो रेपिचिनिया क्या है? क्राउलिंग इंप्रेशन को दिखाता है रेपिचिनिया, है ना, क्राउलिंग इंप्रेशन। ठीक, रेपिचिनिया का क्या मतलब हुआ? क्राउलिंग इंप्रेशन। और दूसरा क्या है? क्यूबिचिनिया। क्यूबिचिनिया क्या बताता है आपके ऑर्गेनिज्म की रेस्टिंग इंप्रेशन को दिखाने वाले ग्रुप जो हैं फॉसिल, वो कहलाएंगे आपके क्यूबिचिनिया। ठीक है, और फीडर ट्रेस जो दिखाएंगे सरफेस पर वो कहलाएंगे आपके पेस्किसिनिया, है ना। और फीडिंग ट्रेस जो दिखाएंगे वो कहलाएंगे आपके फोर्डिनिकचिनिया, वो कहलाएंगे आपका फोर्डिनिचिनिया। और ड्रॉबलिंग स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो कहलाएंगे आपके डोमिनिचिनिया, और फ्यूगिचिनिया एस्केप स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो फॉसिल्स को ये क्लासिफाई किया गया है। तो आप इनमें से मीनिंग स्पेशली याद रखोगे। पहला रेपिचिनिया क्राउलिंग इंप्रेशन, इसको बुक में नोट कर लीजिए। दूसरा मीनिंग है आपका क्यूबिचिनिया, इसको आप नोट कर लीजिए। बस ये दोनों मीनिंग आपको याद रखना है। रेपिचिनिया दिखाता है हमें क्राउलिंग इंप्रेशन को, और क्यूबिचिनिया दिखाता है हमें रेस्टिंग इंप्रेशन को। ये दो मीनिंग आप बुक में लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएंगे, जो जेम आप एग्जाम देने वाले हो, इस तरह के जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम होते हैं। Trace fossils are present and considered powerful tools for understanding past sedimentary environment and behavior, ecology, animal which lived them। कितनी बढ़िया बात लिखी आप देखिए कि जो ट्रेस फॉसिल है, हमने पहले ही बात कर ली है कि ट्रेस फॉसिल क्या है, कि एक सॉफ्ट पार्ट सेडिमेंट के बारे में बताता है। तो अब हम इससे ट्रेस फॉसिल अगर किसी जगह में मिलता है तो हम पूरी तरह से पता लगा सकते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, तभी इस तरह के बेड बन के तैयार हुए होंगे सॉफ्ट पार्ट वाले। तो वहाँ की हम एनर्जी, ठीक, एनर्जी जो नेचुरल एनर्जीज वहाँ वर्क कर रही थी उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो वो नेचुरल एनर्जीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब प्री हिस्टोरिक एनर्जी इन्वायरमेंट के बारे में हमें पता मिल जाएगा कि वहाँ का पास्ट सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट समझने में हेल्प होगी। या जो आपका ट्रेस फॉसिल है वो एक बहुत बढ़िया टूल है जो हमें बताता है उस सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट के बारे में, वहाँ की इकोलॉजी कैसी थी, जिस इन्वायरमेंट में ये जीव रह रहे थे, ये भी हमें पता चल जाता है ट्रेस फॉसिल से। वन रीजन विच मेक दीज फॉसिल्स आर यूज्ड फॉर इकोलॉजिकल स्टडी के लिए सच फॉसिल्स आर ऑलवेज प्रिजर्व्ड इन देयर ओरिजिनल साइट्स। ठीक, यानी कि इन सिटू फॉसिल्स। सम कॉमन टाइप ऑफ ट्रेस फॉसिल्स आर नो 1 and 2। एग्जाम्पल फिगर हम देख लेते हैं, कुछ कॉमन टाइप के फॉसिल्स, ट्रेस फॉसिल्स वहाँ दिखाए गए होंगे, बात कर लेंगे हम, है ना। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात हो गई है, आप ये क्यूबिचिनिया और रेपिचिनिया याद रख लेंगे, और डायनासोरस लेवेनोसोरस तक की डेफिनेशंस लिख लेंगे। और नीचे जब ये डेफिनेशन आप लेवेनोसोरस लिख लेंगे तो एक लाइन छोड़ के आप लिखिएगा ट्रेस ऑफ इंसेक्ट्स, फिर उसके बाद लाइन छोड़िएगा टेल ऑफ वॉर्म, फुटप्रिंट ऑफ वर्टिब्रेट यानी डायनासोरस के लिए। इस तरह की मीनिंग आप नीचे लिख लोगे तो आपको ये सब याद रहेंगे, है ना। ओके, तो आपकी क्लास के हिसाब से इतना डेटा ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं नीचे। ये अभी नहीं पढ़ना है आपको। अब आपकी क्लास का टॉपिक आता है वो है यूज ऑफ फॉसिल्स। ठीक, ये है आपका यूज ऑफ फॉसिल्स के बारे में। तो फॉसिल में भी ये सब लिखोगे,
जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यूज ऑफ फॉसिल्स का, तो आंसर आप यहीं से स्टार्ट करोगे कि फॉसिल में बी सक्सेसफुली यूज इन जियोलॉजिकल साइंस स्पेशली इन स्ट्रेटिग्राफी। ठीक, ऑर्गेनिज्म आर कंस्टिट्यूटिवली चेंज इन फॉर्म सिंपल कॉम्प्लेक्स बाय इंसेक्ट ऑफ जियोलॉजिकली टाइम्स, increase of geologically time. So fossil may be provide information about time when it lived, about place and where it lived, about themselves, हमें उनके how they किस तरह से वो वहाँ पर रह रहे थे। The chief causes of fossil geological science may be a briefly outline or as follows। मतलब जब fossils वाली हेडिंग वहाँ पर लिखने को आती है तो आप फर्स्ट वाला जो मीनिंग वहाँ तक लिखा हुआ है स्पेशली एंड स्ट्रेटिग्राफी यहाँ तक लिख लें, फिर इसके बाद डायरेक्ट हेडिंग पे आ जाएं। और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो पूरा डेटा कॉपी करेगा। फिर कहाँ से, द चीफली यूज ऑफ फॉसिल जियोलॉजिकल साइंस मे बी ब्रीफली ऑनलाइन है ना आउटलाइन एज फॉलोज। अब देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंस के लिए। पहला मीनिंग हम देखते हैं, फॉसिल यूज इन बायो स्ट्रेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो हम फॉसिल का यूज कर सकते हैं जब हमें सेडिमेंट्री रॉक का बायोस्टैटिग्राफिकली क्लासिफिकेशन करना हो। जो रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक की स्टडी करने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग जो स्टडी की जाती है उन बेड्स की, वो स्ट्रेटिग्राफी सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो हम स्ट्रेटिग्राफी में सीक्वेंस वाइज सेडिमेंट्री रॉक की स्टडी करते हैं। अब जब हम स्ट्रेटिग्राफी में क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो कुछ बेसिस पर हम सेडिमेंट्री रॉक को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये रॉक का कॉलम ये है और दूसरी रॉक का कॉलम ये है। तो उनमें से अगर हम बायोलॉजिकली हेल्प करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया की रॉक में ये वाले फॉसिल्स मिलते हैं और इस रॉक में ये वाले फॉसिल्स मिलते हैं, तो ये दोनों रॉक का टाइप ये है। तो कहने का मतलब वही है कि फॉसिल को हम यूज कर सकते हैं बायोस्ट्रेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन करने में। किसका क्लासिफिकेशन करने में? सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन करने में। हमें बार बार आपको ये मीनिंग एक साथ मिलेंगे पैलेंटोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी के, वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि फॉसिल्स आपको कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। और सेडिमेंट्री रॉक के जो बन के कॉलम्स तैयार होते हैं, वो कॉलम आपकी जब स्टडी करनी होती है तो वो किस सब्जेक्ट में होती है? स्ट्रेटिग्राफी सब्जेक्ट में। तो ये पहला ही मीनिंग उससे रिलेटेड आपको मिल गया है। इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एस फॉसिल आर चेंजिंग विद टाइम दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शंस ड्यू टू organic evolutions, sedimentary rock in which they occur may be subdivided into number of zones depending a disappearance of older form and appearance of newer organism for details। हाँ, ये आगे के चैप्टर में हम देख लेंगे। तो हम आपसे वही बता रहे थे कि जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक का एक पर्टिकुलर कॉलम के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में हम जो स्टडी करेंगे वो फॉसिल्स हमें यहाँ देखने को उनके मिल जाएंगे कि किस बेडिंग में हमें किस तरह के फॉसिल मिल रहे हैं। तो हम उनको वर्टिकल जो हम सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें अलग अलग जोन हम बांट सकते हैं उनमें उपस्थित ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर। जैसे कि ऐसे रफ डायग्राम आपको बना देता हूँ। ये एक वर्टिकल डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। हमने इसमें इस तरह के बहुत सारे बेड हमें मिल गए, तो इनमें उपस्थित जो ऑर्गेनिज्म है इनके बेसिस पर हम इस पूरे वर्टिकल कॉलम को जोन वाइज बांट सकते हैं कि ये कौन सा जोन है, इसमें ये एनिमल मिलते हैं, ये इस एनिमल के फॉसिल मिलते हैं। इस तरह से हम उनको बांट सकते हैं। दूसरा मीनिंग है आपका फॉसिल यूज इन कोरिलेशन एंड एज डिटरमाइन ऑफ रॉक। तो हम फॉसिल का यूज कर सकते हैं कोरिलेशन करने में और एज डिटरमाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसी सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें किसी पर्टिकुलर टाइप का कोई फॉसिल्स मिलता है, ठीक। जैसे एक कोई रीजन है आपका ए, इस रीजन में हमें ठीक एक ऑर्गेनिज्म मिलता है। दूसरा कोई रीजन है आपका बी, यहाँ हमें वही ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो हम इस रॉक बेड को और इस मतलब रीजन्स को और इस यहाँ की स्ट्रेटिग्राफी दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमें एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं।
ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिल रहे हैं, या दोनों। हम भाई फॉसिल्स तो मिले तो फॉसिल की एज का हम पता चल जाता है, तो इससे ये भी पता चल गया है हमें कि वो रॉक, ठीक, जिसमें हमें ये फॉसिल मिले हुए हैं उनकी एज भी हमें पता चल जाएगी, क्योंकि वो यदि प्लेस्टोसीन टाइम का ऑर्गेनिज्म है तो कंफर्म है कि प्लेस्टोसीन के टाइम की ही वो सेडिमेंट्री रॉक है। ऐसा इस तरह से आप अंदाज़ा वहाँ पे लगा सकते हैं। फॉसिल यूज इन इंडिकेट ऑफ अ पास्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, बिल्कुल फॉसिल्स की हेल्प से, ठीक है, फॉसिल्स हमें इंडिकेट करते हैं उस एनवायरमेंट के बारे में, उस क्लाइमेट कंडीशन के बारे में जिस कंडीशंस में वो अपीयर हुए, ठीक, वो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई तो वो डेड ऑर्गेनिज्म में बदल गए थे। यानी अगर वो अपीयर उस टाइम में थे तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और एनवायरमेंट के बारे में पता चल जाता है, तो ये हेल्प करते हैं। देखो इन्होंने लिखा क्या है कि ऑब्जर्वेशन और रिसेंटली ऑर्गेनिज्म शो द टेरेस्ट्राइल प्लेन एंड, हाँ, प्लांट्स एंड एनिमल आर रेस्ट्रिक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट्स, और अक्रेंस ऑफ देयर फॉसिल्स इन ओल्डर रॉक मे बी इंडिकेट्स, वहाँ के फॉसिल्स हैं, रॉक हैं, वो इंडिकेट करेंगे वहाँ के एनवायरमेंट कंडीशंस के बारे में। तो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ऑफन बियर देयर बॉडी सम ट्रेसेस ऑफ टाइप ऑफ एनवायरमेंट विच दे आर लिव्ड, देयर स्ट्रक्चर व्हेन प्रिजर्व्ड विद इन फॉसिल्स, और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर और उनकी जो बॉडी के बाहरी स्ट्रक्चर है, स्किन वाला स्ट्रक्चर के ऊपर आपको वहाँ के एनवायरनमेंट की कंडीशंस के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो उस सरफेस पर प्रिजर्व्ड हो गए हैं। तो हमें तो प्रिजर्व्ड होने के बाद ही मिला है, तभी फॉसिल मिला है। तो वुड बी हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियो एनवायरनमेंट फॉर, ठीक है, तो मतलब हम फॉसिल की हेल्प से उस एक मॉडल तैयार कर सकते हैं उस पुराने एनवायरनमेंट का, यानी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम उस पैलियो एनवायरनमेंट का फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पर, ठीक। ये भी यहाँ मीनिंग दिखाया गया है कि फॉसिल यूज इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियो जियोग्राफी। तो इसकी सिर्फ आप हेडिंग लिखिए, अंदर की डिटेल आपको आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ टाइम कम होगा, ठीक है। पर सुन लीजिए आप कि जो पैलियो जियोग्राफिकली जगह है, ठीक, उसकी भी आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी फॉसिल से। तो फॉसिल में भी गिव अ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पास्ट कंडीशन ओशियन सम ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्लूसिवली मराइन प्रेजेंस ऑफ देयर फॉसिल एंड ओल्डर रॉक इंडिकेट एक्सटेंशन सी इन दैट पैलेस। अगर आपको प्रेजेंट समय में, बिल्कुल जनरल बात से समझा रहा हूँ, किसी रेगिस्तान में अगर आपको फॉसिल्स मिलते हैं और वो फॉसिल की स्टडी से आपको पता चलता है कि ये मराइन फॉसिल्स है, तो बिल्कुल कंफर्म बात हो गई कि पुराने समय में उस एरिया में जहां आपको फॉसिल मिला है वहां पर पहले क्या था, मराइन एनवायरनमेंट था। तो पता चल गया आपको जियोग्राफिकल एरिया के पहले यहाँ पर समुद्र था, तभी ये ऑर्गेनिज्म या फॉसिल्स आज हमें मिल रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल हमें यहाँ पे मिल रहा है, मराइन ऑर्गेनिज्म का। लो, ये इस तरह से होता है। Migration of terrestrial plants and animals are not possible when construction of the due to presence of a oceanic barrier among them, but fossil may be plant animal found in rock certain age and widely separation continent of a definitely indicate in those continent but close together connected with other land bridge and particularly geologically times। तो आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, इसमें बहुत सारी बात लिखी है उसमें। चलो, फॉसिल यूज है कि एविडेंस है क्या, प्री हिस्टोरिक लाइफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस के लिए, ये भी आपको समझ आ गया है। फॉसिल यूज इन इकोनॉमिक टूल्स के लिए भी यूजेबल है, तो इतना आपको लिखना है उसमें, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन यही आएगा यूज ऑफ फॉसिल्स में। तो यूज ऑफ फॉसिल्स में यहाँ से ले करके आपको लास्ट मीनिंग तक 1.76 तक आपको स्टडी करना है और एग्ज़ाम में लिखना है। देखो लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, द पर्टिकुलर यूज ऑफ फॉसिल इज इट्स एप्लीकेबल इज एक्सप्लोरिंग सम इकोनॉमिक डिपॉजिट्स। तो जो फॉसिल्स हैं वो हेल्प करते हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए, इकोनॉमिक डिपॉजिट्स को खोजने में भी वो हेल्प करते हैं। मैनी रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद सम फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे संसाधन के जो रिसोर्सेज हैं वो
एसोसिएट हैं, मतलब संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म उन रिसोर्सेज से एसोसिएट हैं, तो अगर वो हमें फॉसिल ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं तो उनसे जो एसोसिएट रहने वाला रिसोर्स है उनकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। कोल डिपॉजिट आर जनरली एसोसिएटेड विद अ कॉन्टिनेंटल रॉक या कंटेनिंग अबंडेंट टेरेस्ट्रियल प्लांट फॉसिल इनर्ट इन एक्सिस्टेंस फॉरेस्ट अंडर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक बात बताएं, जो हमने सेकंड पेपर में आपको बताया है ओरिजिन ऑफ कोल के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ कोल आपको ये बताता है कि वो टेरेस्ट्राइल पर होने वाली घटना है, ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट पर होने वाली घटना है। तो यानी जो आपका वहाँ प्लांट मटेरियल था वो ज़मीन पर उगा, तो वो ट्रांसपोर्ट होके किसी लेक जगह पे चला गया, या उसी जगह पे उगा और उसी जगह पे वो सिंक हो गया, मतलब इंसिट्यू थ्योरी की बात कर रहा हूँ, और इससे पहले ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बता रहा था। तो इन दोनों थ्योरीज में हमें ये पता चलता है कि कॉन्टिनेंट पर, ना कि ओशियन में, कॉन्टिनेंट पर ही कोल बनता है। समझना बात को, कॉन्टिनेंट पर कोल बनता है, ठीक। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको वो हमें एक्सेक्ट इंडिकेट करता है, फॉरेस्ट के बारे में, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। ओल्ड डिपॉजिट आर फाउंड मोस्टली एसोसिएटेड विद सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑयल के डिपॉजिट्स हैं आपके, ठीक, उनको प्राप्ति के लिए हमें कौन से ऑर्गेनिज्म देखने पड़ते हैं? हम आपको ये भी डाइटॉम्स हैं, कोकोलिथ हैं और फोरामिनीफेरा हैं, ये एसोसिएटेड हैं किससे, किस डिपॉजिट से? ऑयल डिपॉजिट से। तो अगर आपको ये ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो इनसे एसोसिएटेड जो डिपॉजिट्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशंस, उनकी डिपॉजिट्स को इंडिकेट करते हैं ये ऑर्गेनिज्म के फॉसिल, ठीक। ऑयल की हम बात कर रहे हैं, फोरामिनीफेरा, डाइटॉम्स, कोकोलिथ वगैरह। तो इतना डेटा है आज आपको पढ़ने के लिए, ठीक। तो आप सभी स्टूडेंट इसको पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, और जहाँ जो दिक्कत हो तो अगली क्लास में आप बताइए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इससे पहले हमने जो आपको यूज़ ऑफ फॉसिल से ऊपर जो चीज़ यहाँ पर बताई हुई थी, ठीक, ट्रेस फॉसिल्स के बारे में, तो बेटा अच्छे से याद रखना। आपके एग्ज़ाम में जो मल्टीपल चॉइस पेपर आप देते हो, वनडे एग्ज़ाम, उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रेस फॉसिल्स वाला मीनिंग। ये क्यूबिचीनिया है और ये रैपिचीनिया तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आ ही चुके हैं, आते रहते हैं, ये जनरल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये अमलदास गुप्ता सर की बुक है, आप लोग इस बुक को पढ़िए, अच्छा डेटा है इसमें, है ना। ओके, थैंक यू।